हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बेटा। अगर हम लोग बात करें तो लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज। अगर मैं बात करूं बेटा तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे उस थ्योरी का नाम क्या था? कीनीजियन थ्योरी। कीनीजियन थ्योरी का एक और नाम बताया था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। बेटा अगर मैं बात करूं कीनीजियन थ्योरी के अंदर अकॉर्डिंग टू कीन्स ने बोला हम मनी की डिमांड करेंगे और मनी की डिमांड करने के पीछे तीन मोटिव हैं। पहला मोटिव क्या बताया? ट्रांजैक्शन। दूसरा मोटिव क्या था? प्रिकॉशनरी मोटिव। थर्ड मोटिव क्या है? स्पेक्युलेटिव मोटिव। इसका मतलब बेटा अकॉर्डिंग टू कीन्स, वापस सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू कीन्स हम अपने पास जो पैसा रखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश वो तीन पर्पस के लिए रखेंगे। पहला पर्पस है हमें कुछ खरीदना है, दैट इज ट्रांजैक्शन पर्पस। दूसरा पर्पस है हमें अपने आप को फ्यूचर इवेंट से क्या करना है? प्रोटेक्ट, जिसको बोलते हैं बेटा प्रिकॉशनरी मोटिव। और तीसरा पर्पस है अगर हमें मार्केट में क्या दिख जाती है कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अपने पास क्या रखेंगे? पैसा रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश। वापस सुन लीजिए, हम लोग जो थर्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, थर्ड थ्योरी कौन सी थी बेटा? कीनीजियन थ्योरी। कीनीजियन थ्योरी के अंदर बताया कीन्स ने कि हम जो अपने पास पैसा रखेंगे वो पैसा रखेंगे तीन पर्पस के लिए। तीन पर्पस का मतलब यहां पे तीन मोटिव्स की बात कर रहा है। पहला मोटिव है जिसको बोला गया ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब है बेटा मेरे को गुड्स एंड सर्विसेज क्या करनी है? मुझे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना है। तो बेटा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए मैं अपने पास कुछ पैसा रखूंगा, हाँ या ना? तो बेटा उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। सेकेंड पॉइंट, मैं अपने पास पैसा रखूंगा बेटा फ्यूचर इवेंट से अपने आप को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। इस मोटिव को बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। और थर्ड मोटिव आता है बेटा जिसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव का मतलब है बेटा मुझे फ्यूचर में दिख गई क्या? मुझे फ्यूचर में दिखी एक अपॉर्चुनिटी। किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो बेटा इस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी है इसके लिए भी मैं अपने पास कुछ पैसा रखूंगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो वापस सुन लीजिए बेटा, कीन्स ने बोला हम अपने पास जो पैसा रखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश वो तीन वजह की वजह से रखेंगे, दैट इज तीन पर्पस की वजह से मैं अपने पास पैसा रखूंगा इन दी फॉर्म ऑफ कैश। पहला पर्पस है मुझे मार्केट से क्या खरीदने हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, तो मैं अपने पास पैसा रखूंगा। दूसरा बेटा मुझे फ्यूचर से अपने आप को क्या करना है? प्रोटेक्ट, अपने पास क्या रखूंगा? पैसा। और तीसरा पर्पस मुझे फ्यूचर में क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। फ्यूचर में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख गई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड तो बेटा मैं अपने पास क्या रखूंगा? कैश रखूंगा। तो वापस आते हैं बेटा, वापस सुन लीजिए, मैंने आपको अभी तक पढ़ाई तीन थ्योरी। पहली थ्योरी कौन सी थी? क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच के अंदर मोटिव कितने थे? एक। कौन सा मोटिव था? ट्रांजैक्शन। दूसरी थ्योरी कौन सी थी? कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच में मोटिव कितने थे? दो, एक ट्रांजैक्शन था, एक प्रिकॉशनरी। फिर तीसरी थ्योरी जो पढ़ रहे हैं दैट इज व्हाट? कीनीजियन थ्योरी। कीनीजियन थ्योरी में कितने मोटिव निकले? तीन। वन इज ट्रांजैक्शन, वन इज प्रिकॉशनरी, वन इज स्पेक्युलेटिव। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रिकॉशनरी अपडेट करवा दिया था, करवाया था। अब सेकेंड हेडिंग डाल लो इसी थ्योरी के अंदर, सेकेंड हेडिंग डाल लो बेटा स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव के बाद ट्रांजैक्शन मोटिव को समझाऊंगा। सेकेंड हेडिंग डाल लो बेटा स्पेक्युलेटिव मोटिव। और आज बेटा जिनका भी फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर के बाद बात करूंगा कुछ टॉपिक प्रीवियस लेक्चर से लिंकेज में, ठीक है? तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा लिंकेज है, अभी मैं लेक्चर के बाद आपसे दोनों से बात करूंगा, ठीक? अगर मैं बात करूं तो प्लीज हेडिंग डाल लो स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्युलेटिव मोटिव? ध्यान से सुनो। स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है मुझे क्या दिख गई मार्केट में? अपॉर्चुनिटी दिखी और उस अपॉर्चुनिटी को मैं क्या करना चाहता हूं? ग्रैब। ग्रैब का मतलब है मुझे दिखा मार्केट में कि एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी में मुझे क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। तो ध्यान से सुनो बेटा,
सेकंड जो मोटिव है दैट इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव का मतलब है, कीन्स कहता है हम अपने पास रखेंगे कैश, हम अपने पास रखेंगे कैश। और कैश क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें फ्यूचर में क्या दिख सकती है, अपॉर्चुनिटी। किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टमेंट। तो उस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम अपने पास क्या रखेंगे? कैश। और इस मोटिव को बोलते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव। अब ध्यान से सुनो, कीन्स क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, ये कीन्स ने बोला है, हम नहीं बोल रहे। हमें जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखेगी फ्यूचर में जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, एंड उस अपॉर्चुनिटी का नाम है बॉन्ड। बॉन्ड के अलावा हम किसी और चीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है? कीन्स। इसका मतलब सर सुनो, आप अपने पास कैश की फॉर्म में पैसा रखोगे, इसका मतलब आप अपने पास कैश जो रख रहे हो वो किस पर्पस के लिए रख रहे हो? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक जगह करोगे, और वो एक जगह क्या है? बॉन्ड्स। ये हम नहीं कह रहे, कौन बोल रहा है? कीन्स बोल रहा है। इसका मतलब सर अकॉर्डिंग टू कीन्स, अगर आप अपने पास पैसा रख रहे हो इन दी फॉर्म ऑफ कैश, किस पर्पस के लिए? तो आप इन्वेस्टमेंट कहीं और नहीं करोगे, सिर्फ एक जगह करोगे, और वो एक जगह क्या है? बॉन्ड्स। सुन लो ध्यान से, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी भी जगह, हां या ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू कीन्स आप इन्वेस्ट कहां करोगे? बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे, किसी और जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे। ये कीन्स बोल रहा है अपनी थ्योरी के थ्रू। सर अब अगर मैं बात करूं बॉन्ड्स क्या होता है, किसी को पता है बेटा बॉन्ड्स क्या होता है? सुना है? डिबेंचर्स आर सिंपली द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। डिबेंचर्स तो पढ़ा होगा। सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं बेटा, अगर मैं कॉर्पोरेशन की बात करता हूं, कॉर्पोरेशन का यहां मतलब है कंपनी की बात करता हूं बेटा, कंपनी को चाहिए क्या? फंड्स। कंपनी को चाहिए फंड्स, तो बेटा कंपनी फंड्स को रेस करती है। बेटा वापस सुन लो, कंपनी फंड्स को बेटा रेस करती है। किससे रेस करती है? पब्लिक से। मैं यहां लिख रहा हूं पब्लिक, पब्लिक की जगह इन्वेस्टर लिख सकते हैं। अगर एक कंपनी है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो बेटा कंपनी पैसा बैंक से भी ले सकती है लोन्स की फॉर्म में, हां या ना? लेकिन बैंक से पैसा ना लेके कंपनी फंड्स को कहां से रेस कर रही है? पब्लिक से। और पब्लिक को बोल रही है कि हम आपसे जो पैसा ले रहे हैं, उस पैसे के बदले हम आपको क्या इशू करके देते हैं? बॉन्ड। और उस बॉन्ड पे हम आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे पर एनम। इसका मतलब सिंपल सा मतलब है, अगर किसी कंपनी को पैसे की जरूरत है तो बेटा पैसा रेस करने के लिए कंपनी क्या इशू करती है? बॉन्ड्स। वो बॉन्ड्स कंपनी से कौन खरीदेगा? पब्लिक खरीदेगी। जब पब्लिक बॉन्ड्स कंपनी से खरीदेगी तो रिटर्न में कंपनी को क्या देगी? पैसा। अब रिटर्न में जब कंपनी को पैसा मिला तो कंपनी बेटा पब्लिक को देगी बॉन्ड। बॉन्ड मतलब सोच लो ये पेपर, और इस पेपर पे लिखा होगा कि हम आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे पर एनम। इसका मतलब बेटा ध्यान से सुनो, बॉन्ड अगर परचेस करता है कोई भी पर्सन, तो बॉन्ड में सबसे पहला फायदा, बॉन्ड में तो एक तो मिलेगा आपको क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सर दूसरा फायदा क्या है? लेट अस सपोज जब आपने बॉन्ड परचेस किया था उस टाइम पे बॉन्ड का प्राइस था 35 रुपए। सुन लो ध्यान से, इसका मतलब जिस टाइम पे आपने बॉन्ड परचेस किया था उस टाइम पे बॉन्ड का प्राइस था 35 रुपए। तो आपने कंपनी को एक बॉन्ड के लिए कितने रुपए दिए? और जिस टाइम पे आप कंपनी को वापस क्या दे रहे हो? बॉन्ड दे रहे हो। इसका मतलब आपने कंपनी को बोल दिया अब मैं बॉन्ड आपको वापस दे रहा हूं, मुझे मेरा पैसा वापस करो। उस टाइम पे बॉन्ड का प्राइस हो गया 45 रुपए। तो बेटा एक बात याद रखना, आपने खरीदा कितने का था? बेचा कितने का? 45। इसका मतलब आपको क्या हुआ बेटा? कैपिटल गेन। तो बॉन्ड के दो फायदे हैं, एक तो अगर आप बॉन्ड खरीदते हो तो आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और दूसरा फायदा यह भी हो सकता है आपको बॉन्ड पे क्या मिल सकता है? कैपिटल गेन। बॉन्ड का बिल्कुल वापस बोल रहा हूं, बॉन्ड का प्राइस शेयर्स के प्राइस की तरह होता है। जैसे शेयर्स के प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं ना, वैसे बॉन्ड का प्राइस भी क्या होता रहता है? अप एंड डाउन। आपने बॉन्ड खरीदा कंपनी से, क्या प्राइस था?
और जब बेच रहे थे तब प्राइस क्या हुआ? अब मुझे बताओ कितने रुपए का फायदा हुआ एक बॉन्ड पे? 10 रुपए का। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। तो इसका मतलब वापस सुन लो, इसका मतलब कीन्स क्या कहते हैं? कीन्स कहते हैं अगर आपको अपने पास कैश की फॉर्म में पैसा रखना है, किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टमेंट। तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे सिर्फ एक जगह, और वो एक जगह क्या है? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपको दो फायदे हैं। पहला फायदा आपको क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरा फायदा आपको कैपिटल गेन भी हो सकता है। यह कीन्स का नजरिया था जो उन्होंने अपनी थ्योरी के थ्रू बताया, और इस पूरे मोटिव को क्या बोला? स्पेक्यूलेटिव मोटिव। अब एमसीक्यू आएगा, सुन लो, इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू कीन्स, आप अपने पास जो पैसा रखोगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश, उसको अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कहां पे इन्वेस्ट करोगे? ओनली बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से आपको कितने फायदे हैं? पहला फायदा आपको क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा फायदा आपको क्या हो सकता है? कैपिटल गेन। अब एक बात याद रखना, कैपिटल लॉस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है गेन। अब एक मिनट, खरीदा कितने का था? अब मैं कह रहा हूं बॉन्ड का जो प्राइस है, बेचते टाइम प्राइस हो गया 25, तो बेटा आपको 10 रुपए का क्या हुआ? लॉस। लेकिन एक मिनट याद रखना, कीन्स का नजरिया यह था कि बॉन्ड का जब प्राइस बढ़ेगा तभी आप क्या करोगे? तभी आप क्या करोगे? सेल करोगे। तो कीन्स की वजह से उन्होंने यहां पे लिख दिया कैपिटल गेन। आई होप ये क्लियर है। ये है आपका सेकंड मोटिव, जिसको बोला इन्होंने स्पेक्यूलेटिव मोटिव। क्लियर है? अपडेट करो। मैंने एक मोटिव अपडेट कराया था प्रिकॉशनरी, सेकंड अपडेट करो बेटा स्पेक्यूलेटिव। फिर इसके बाद आएंगे थर्ड मोटिव पे। लिखो इसमें पहला पॉइंट, ध्यान से लिखना, स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मोटिव, स्पेक्यूलेटिव मोटिव means people desire to hold, means people desire to hold. Speculative motive means people desire to hold cash. People desire to hold cash in order to, ध्यान से लिखना लाइन, in order to equip, लिखो लाइन समझ आ जाएगी। In order to equip, in order to equip, to exploit, to exploit, in order to equip, to exploit any attractive investment opportunity, in order to equip, to exploit any attractive investment opportunity that requires cash expenditure, that requires cash expenditure. अंडरलाइन करो यहां पे बेटा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को, that requires cash expenditure मींस आपको फ्यूचर में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखी जिसमें आप क्या करना चाहते हो? इन्वेस्ट। तो उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से आपको अपने पास क्या रखना पड़ेगा? कैश। अब एक मिनट लाइन पढ़ना दोबारा से। स्पेक्यूलेटिव मोटिव मींस पीपल डिजायर टू होल्ड कैश इन ऑर्डर टू इक्विप टू एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट रिक्वायर्स कैश एक्सपेंडिचर। मींस फ्यूचर में तुम्हें क्या दिखी? किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टमेंट। तो उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकते हो? एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब ग्रैब कर सकते हो, और उस एक्सप्लॉइट करने के लिए, ग्रैब करने के लिए तुम्हें अपने पास क्या रखना पड़ेगा? कैश। क्लियर है पहला पॉइंट? अब सेकंड पॉइंट, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कौन सी होगी? कौन सी होगी? तो लिखो सेकंड पॉइंट, कीन्स एज्यूम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीन्स एज्यूम दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न, Keynes assume that expected return on bonds, आगे लाइन देखो, bonds. Keynes assume that expected returns on bond are of two types. Keynes assume that expected return on bonds are of two types.
अब वो 2 टाइप्स मतलब बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको 2 फायदे हैं। वो 2 फायदे कौन से? रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल गेन। अब ए और बी करके लिखो। ए इंटरेस्ट पेमेंट, एक तो आपको बॉन्ड पे मिलेगा इंटरेस्ट पेमेंट, और सेकंड लिखो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन। जरूरी नहीं है कैपिटल गेन हो, कैपिटल लॉस भी हो सकता है, लेकिन कीन्स ने एज्यूम करा अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2 फायदे हैं। एक तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, साथ साथ आपको कैपिटल गेन भी हो सकता है। अंडरलाइन करो यहां पे बेटा वर्ड बॉन्ड्स, अंडरलाइन करो बेटा यहां पे वर्ड बॉन्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू कीन्स बेटा आप इन्वेस्ट करोगे सिर्फ एक जगह पे, और वो एक जगह कौन सी है बेटा? बॉन्ड्स। अगर मैं बात करूं बेटा, वापस सुन लो, इस पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कीन्स आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी हाउसिंग सोसाइटी में, क्या कर सकते हो? क्यों? क्योंकि किसने बोला? कीन्स ने एज्यूम करा आप इन्वेस्ट करोगे सिर्फ एक जगह, और वो एक जगह कौन सी है? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से आपको 2 फायदे हैं। पहला फायदा आपको एक तो इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा फायदा आपको क्या हो सकता है? कैपिटल गेन हो सकता है, इसलिए वर्ड आ रहा है एक्सपेक्टेड। आई होप क्लियर है। थर्ड एंड लास्ट मोटिव पे आते हैं इस थ्योरी के। थर्ड मोटिव, लास्ट मोटिव का नाम क्या था? ट्रांजैक्शन मोटिव, दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव। और आपको सबको पता है ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? आपको कोई भी चीज क्या करनी है? सेल करनी है, सामने वाला क्या, आपको परचेस करनी है, सामने वाला क्या करेगा? सेल। तो बेटा ट्रांजैक्शन करने के लिए भी आप अपने पास क्या रखोगे? कैश। आप ध्यान से सुनना यहां क्या बोला। इसका मतलब बेटा थर्ड मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव। कीन्स कहते हैं हम अपने पास कैश रखते हैं, दैट इज हम अपने हाथ में कैश रखते हैं। और कैश क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें क्या करनी है? हमें ट्रांजैक्शन करनी है। अब अगर बात करूं बेटा, ट्रांजैक्शन कोई इंडिविजुअल कर सकता है, हां या ना? मुझे बताओ, मैं इंडिविजुअल कोई भी चीज खरीद सकता हूं, बेच सकता हूं, यस या नो? क्या ट्रांजैक्शन कोई बिजनेस कर सकता है? भाई मेरे को एक बात बताओ, मेरा बिजनेस है, मुझे अपने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदनी है, तो बेटा ये भी तो ट्रांजैक्शन कहलाएगा। एक इंडिविजुअल है, उसको ब्रेड खरीदनी है, तो ये इंडिविजुअल के लिए ट्रांजैक्शन है। एक बिजनेस है जिसको मशीनरी खरीदनी है, तो ये बिजनेस के लिए क्या हुई? अब इसका मतलब सुनो, ट्रांजैक्शन कौन कौन कर सकता है ये बताया कीन्स ने। ट्रांजैक्शन कौन कर सकता है? ट्रांजैक्शन कौन कर सकता है? बिजनेस। इंडिविजुअल जो ट्रांजैक्शन करता है, ध्यान से, उसको बोलते हैं इनकम मोटिव। इंडिविजुअल जो ट्रांजैक्शन करता है उसको बोलते हैं इनकम मोटिव। बिजनेस जो ट्रांजैक्शन करता है उसको बोलते हैं ट्रेड, या सिंपल वर्ड्स में बिजनेस मोटिव। अब एक मिनट पॉइंट समझो। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब आप अपने पास कैश की फॉर्म में पैसा रखोगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है? सेल परचेज। सेल परचेज को एक वर्ड में क्या बोला? अब कौन कौन सेल परचेज कर सकता है? मैं एज अ इंडिविजुअल या बिजनेस दोनों कर सकते हैं। इंडिविजुअल जो ट्रांजैक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं? इनकम मोटिव। और बिजनेस जो ट्रांजैक्शन करता है उसको बोलते हैं ट्रेड मोटिव। यहां तक क्लियर? दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सुन लो जरा दूसरा पॉइंट इसी में। अगर मैं बात करूं, मुझे बस इतना बता दो, बिजनेस को करनी है ट्रांजैक्शन, मींस बिजनेस को कोई मशीनरी खरीदनी है। बस एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पे, मशीनरी। बिजनेस को खरीदनी है एक मशीनरी, तो बिजनेस अपने पास क्या रखेगा? कैश रखेगा। बेटा मुझे बताओ, अपने पास कैश क्यों रख रहा है? ट्रांजैक्शन करने के लिए। मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपने पास कैश क्यों रखते हैं? क्योंकि बेटा रिसिप्ट, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, रिसिप्ट और प्लान्ड एक्सपेंडिचर में, रिसिप्ट और प्लान्ड एक्सपेंडिचर में बेटा क्या होता है? गैप। और इस गैप को ब्रिज करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए मुझे अपने पास क्या रखना पड़ता है? कैश। समझो इस चीज को। सर क्या मतलब वो समझो। मेरे को अपने बिजनेस के लिए क्या खरीदनी है?
मैंने प्लान किया कि हम लोग जो मशीनरी खरीदेंगे वो खरीदेंगे 30 जुलाई को। इसका मतलब ये प्लानिंग थी कि मशीनरी कब खरीदूंगा, 30 जुलाई। तो ये बेटा मेरा क्या हुआ, लेकिन मेरे बिजनेस के पास जो पैसा आएगा वो पैसा आएगा 5 अगस्त को। तो मुझे बताओ मशीनरी कब खरीदनी है, 30 जुलाई। रिसिप्ट कब होगा, क्या आ गया, गैप आ गया। तो इस गैप को क्या करना है मुझे, ब्रिज करने के लिए अपने पास पहले क्या रखना पड़ेगा, कैश। समझो इस चीज को, बिजनेस अपने पास पहले से कैश क्यों रखता है, ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो बेटा एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन करने के लिए मैं अपने पास कैश रखूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरा प्लान्ड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट के बीच में क्या है, इस गैप को मुझे क्या करना है, ब्रिज मतलब फिल करना है। अब मुझे बताओ, मुझे मशीनरी खरीदनी है, पहले से प्लानिंग कर रखी है, कब खरीदनी है, 30 जुलाई। पैसा कब आएगा मेरे बिजनेस के पास, मशीनरी खरीदनी है 30, पैसा आएगा 1 हफ्ते बाद। तो बेटा मुझे बताओ, पेमेंट तो मुझे 30 को करनी है ना, तो उस पेमेंट को करने के लिए अपने पास पहले से क्या रखूंगा, कैश। तो मुझे समझाओ एक वर्ड, ये कैश मैंने अपने पास क्यों रखा, क्योंकि किसके बीच में गैप है, रिसिप्ट एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बीच में गैप है, और इस गैप को क्या करना है, ब्रिज। इसलिए बेटा मुझे क्या रखना पड़ेगा, कैश। लाइन समझ आई। पहला पॉइंट, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, सेल परचेज। ट्रांजैक्शन कौन कौन कर सकता है, इंडिविजुअल, बिजनेस। इंडिविजुअल जो ट्रांजैक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस जो ट्रांजैक्शन करता है, ट्रेड मोटिव। अब मैं कह रहा हूं मुझे ट्रांजैक्शन करना है, मैं मानता हूं ट्रांजैक्शन करना है, तो कैश पहले क्यों रखूं, क्योंकि क्या है, गैप। किसके बीच में, रिसिप्ट और प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बीच में गैप है। तो उस गैप को क्या करना है, ब्रिज करने के लिए मुझे अपने पास पहले से क्या रखना पड़ेगा, कैश। ये कौन बोल रहा है, कीन्स बोल रहा है अपनी थ्योरी के थ्रू। एक लास्ट पॉइंट और है, एक लास्ट पॉइंट इसमें और है, कहानी खत्म। ट्रांजैक्शन करने के लिए आपने अपने पास रखा 100 रुपए में से 25 रुपए। आप ध्यान से सुनना, आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से आपने अपने पास कैश की फॉर्म में कितने रखे, 25 रुपए। किस पर्पस के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो क्या इस 25 रुपए को बैंक में जमा कराओगे। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर बता रहा हूं, ये 25 रुपए आपने खरीदे थे ब्रेड खरीदने के लिए, क्योंकि तुम्हें लग रही थी भूख, ब्रेड खरीदने के लिए 25 रुपए रखे। अब मैं कह रहा हूं इस 25 रुपए को बैंक में जमा करा दो, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कराओगे हां या ना, क्यों, क्योंकि हमें लग रही है भूख, हमें खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए जो मैंने पैसे रखे हैं उस पे किसका इंपैक्ट नहीं आता, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट का कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा किस पे, ट्रांजैक्शन के लिए जो मैंने क्या रखा अपने पास, कैश। लास्ट लेक्चर में एक चीज और बताई थी, तुमने फ्यूचर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रखा, कैश। इसको क्या बोलते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो पैसा तुमने अपने पास रखा फ्यूचर में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पे किसका इंपैक्ट नहीं आता, सेम ट्रांजैक्शन के लिए जो पैसा तुमने अपने पास रखा उस पे किसका इंपैक्ट नहीं आता। समझो बेटा, मुझे खरीदनी है ब्रेड आज, भूख लग रही है आज, मैं पैसे को इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है बैंक में जमा करा दूंगा, तो खाऊंगा कहां से। तो बेटा एक बात याद रखना, ट्रांजैक्शन मनी के ऊपर किसका इंपैक्ट नहीं आता, इंटरेस्ट रेट। यहां तक क्लियर है सबको। अब वापस 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। पहला पॉइंट, ट्रांजैक्शन का मतलब सेल परचेज। दूसरा पॉइंट, कौन कर सकता है ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल, बिजनेस। इंडिविजुअल जो ट्रांजैक्शन करता है, बिजनेस जो ट्रांजैक्शन करता है, ट्रेड मोटिव। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आया बेटा, 1 मिनट, बिजनेस अपने पास या इंडिविजुअल अपने पास पहले से कैश क्यों रखता है, क्योंकि गैप है किसके बीच में, रिसिप्ट और प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बीच में, तो उस गैप को क्या करना है, ब्रिज। नेक्स्ट पॉइंट, किसका इंपैक्ट नहीं आता, इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट नहीं आता, किस पे, ट्रांजैक्शन मनी पे। यहां तक क्लियर है, लिखो जल्दी से।
थर्ड हेडिंग डालो, थर्ड ट्रांजैक्शन मोटिव। पॉइंट्स में आंसर लिखना इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन मोटिव लिखो पहला पॉइंट, दिस रिलेट्स टू नीड फॉर कैश। दिस रिलेट्स टू नीड फॉर कैश फॉर करंट ट्रांजैक्शन। This relates to need for cash for current transaction for personal and business exchange. Means दो लोग अपने पास कैश रखेंगे ट्रांजैक्शन करने के लिए, और उन दो लोगों के अंदर पहले को क्या बोला? पर्सनल। पर्सनल मतलब इंडिविजुअल, और सेकंड बोला बिजनेस। तो आपने लिखा है दिस रिलेट्स टू नीड फॉर कैश फॉर करंट ट्रांजैक्शंस फॉर पर्सनल एंड बिजनेस एक्सचेंज। पर्सनल का मतलब तो अंडरलाइन करो पर्सनल एंड बिजनेस एक्सचेंज को। अब एक मिनट, इंडिविजुअल जो अपने पास पैसा रखेगा उसको कौन सा मोटिव बोलते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द ट्रांजैक्शन इज फर्दर क्लासिफाइड। The transaction is further classified into income motive and business motive. The transaction is further classified into income motive and business motive. और business motive को एक और नाम दिया गया, ब्रैकेट में लिखो ट्रेड मोटिव। अंडरलाइन करो इनकम मोटिव, ट्रेड मोटिव को। इनकम मोटिव किसके लिए बेटा? इंडिविजुअल। ट्रेड मोटिव किसके लिए? बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, कैश की फॉर्म में पैसा क्यों रखेंगे? क्योंकि क्या है? गैप। किसके बीच में? रिसिप्ट, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। उस गैप को क्या करना है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बोथ द अबव मोटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबव मोटिव? इनकम एज वेल एज ट्रेड, दोनों मोटिव के अंदर लिखो both the above motive stressed। लाइन लिखोगे समझ आ जाएगा। both the above motive stressed on the requirement of both the above motive stressed on the requirement of individual and business। both the above motive stressed on the requirement of individual and business respectively। अब आएगी इंपॉर्टेंट लाइन, respectively to bridge the time gap, to bridge the time gap between receipt of income and planned expenditure। to bridge the time gap between receipt of income and planned expenditure। एक बार बताओ, मैं अपने पास पैसा क्यों रख रहा हूं? मुझे ब्रेड खरीदनी है कल, पैसा आएगा परसों, तो क्या आ गया? कितने दिन का? एक दिन का टाइम गैप। उस टाइम गैप को क्या करना है? ब्रिज करने के लिए अपने पास क्या रखूंगा? और सेम बिजनेस भी रखेगा ना। बिजनेस ने बोला 30 जुलाई को मशीन खरीदनी है, पैसा कब आएगा? 5 अगस्त को। कितने दिन का टाइम गैप आ गया? 5 दिन का आ गया, 6 दिन का आ गया। जुलाई कब होता है बेटा? तुम लोग कैलकुलेशन भी भूल चुके हो, 30 तारीख का होता है जुलाई। तो 6 दिन का गैप आ गया, और 6 दिन के गैप को क्या करना है? ब्रिज करने के लिए अपने पास क्या रखूंगा? अब लाइन पढ़ो जरा। बोथ द अबव मोटिव स्ट्रेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस रिस्पेक्टिवली टू ब्रिज द टाइम गैप बिटवीन रिसिप्ट ऑफ इनकम एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। आगे लाइन समझ? अंडरलाइन करो, ब्रिज द टाइम गैप से लेकर पूरी लाइन। एमसीक्यू है, और ये गड़बड़ मत कर देना। हम अपने पास पैसा रखते हैं क्योंकि
गैप आता है रिसिप्ट ऑफ इनकम और प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बीच में। इस टाइम गैप को फिल करने के लिए, फिल की जगह वर्ड लिख दिया ब्रिज, हम अपने पास पैसा रखते हैं। अब एक पॉइंट और बोला कीन्स ने, ट्रांजैक्शन मनी पे किसका इंपैक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कीन्स डिड नॉट कंसीडर ट्रांजैक्शन बैलेंस। ट्रांजैक्शन बैलेंस मतलब वो पैसा जो मैंने ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए अपने पास रखा। कीन्स डिड नॉट कंसीडर ट्रांजैक्शन बैलेंस एज बीइंग affected by interest rate, इसका मतलब कीन्स ने बोला ये जो ट्रांजैक्शन बैलेंस है, 100 में से 25 रुपए जो ट्रांजैक्शन बैलेंस है, इस पे किसका इंपैक्ट नहीं है, इंटरेस्ट का। अंडरलाइन कर लो, ट्रांजैक्शन बैलेंस, इंटरेस्ट रेट और डिड नॉट। यहां तक क्लियर है। अब एक मिनट, इस ट्रांजैक्शन मोटिव में कीन्स ने एक इक्वेशन बताई, सुन लो, लास्ट है, खत्म है। कीन्स ने एक इक्वेशन बताई। इक्वेशन क्या है, एल आर इक्वल्स टू के वाई। सर क्या मतलब है इसका सिंपल सा मतलब है, कीन्स बोलते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, इसका मतलब ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए हम अपने पास कितना पैसा रखेंगे। सुन लो, ट्रांजैक्शन करने के लिए हम अपने पास कितना पैसा रखेंगे, ये कीन्स ने बताया एक इक्वेशन के थ्रू। सर यहां पे y का मतलब है अर्निंग्स। y का मतलब क्या है बेटा, अर्निंग्स। जितनी आपकी क्या है, अर्निंग्स, उस अर्निंग का कुछ प्रपोर्शन आप क्या करोगे, आप अपनी अर्निंग्स का कुछ प्रपोर्शन अपने पास रखोगे इन दी फॉर्म ऑफ व्हाट, कैश। किस पर्पस के लिए। अब एक मिनट, y का मतलब क्या है, प्रपोर्शन ऑफ व्हाट, अर्निंग्स। एक मिनट, k का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग्स। अर्निंग्स मतलब y मतलब आपकी क्या है, अर्निंग्स। उस अर्निंग का कुछ पैसा आप अपने पास रखोगे, किस पर्पस के लिए, ट्रांजैक्शन। बेटा वो जो प्रोपोर्शन है अर्निंग्स का, उसको किससे डिनोट किया। अब सुनना जरा, 100 रुपए मेरी अर्निंग्स है, तो 100 क्या हुआ, मैंने 100 में से 25 रुपए अपने पास रखा ट्रांजैक्शन करने के लिए। 25 क्या है, 25 क्या हुआ, 100 क्या है, 100 मेरी अर्निंग्स है तो y हो गया। 25 क्या कहलाएगा, तो मुझे बताओ 100 में से अपने पास मैंने कितना परसेंट रखा, टोटल कितना परसेंट हुआ, ये 25% क्या कहलाएगा, के क्या है, के है क्या, प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग्स जो मैंने अपने पास रखा, किस पर्पस के लिए। तो बेटा एक बात याद रखना, ये कहलाता है प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग और ये होती है अर्निंग। तो बेटा मैं अपने पास कितना पैसा रखूंगा इन दी फॉर्म ऑफ कैश फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, ये डिनोट करते हैं के से, वाई होता है बेटा अर्निंग्स, और ये एल आर बन गया बेटा आपका क्या, ये कहलाएगा बेटा क्या, ट्रांजैक्शन मनी। यही तो हुआ बेटा, ट्रांजैक्शन मनी कितना निकला है इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, बेटा एक मिनट, ट्रांजैक्शन मनी कितना निकला, 100 रुपए मेरी अर्निंग्स, इसका मैंने अपने पास क्या रखा, 25%, तो कितना निकला 25। समझ आया मैंने क्या करा, ये 100 रुपए मेरी क्या है, 25% अपने पास रख रहा हूं ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो 100 का 25% कितने रुपए हुआ, तो 25 रुपए क्या कहलाएगा, ये क्या है, ट्रांजैक्शन मनी। ये इक्वेशन है, कहानी खत्म। क्लियर है सबको। अब लिखो, लास्ट पॉइंट है, खत्म। लिखो, दी ट्रांजैक्शन डिमांड, लाइन ध्यान से लिखना, ये इक्वेशन लिखवाने वाला हूं। द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम लेवल। बेटा अर्निंग्स का मतलब मेरी इनकम ही तो हुई, अर्निंग्स का मतलब मेरी क्या हुई, इनकम। तो उस इनकम का मैं अपने पास क्या रख रहा हूं, कुछ परसेंटेज इन दी फॉर्म ऑफ
कैश फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। तो लाइन देखना क्या लिखा है, द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम। इसका मतलब मैं अपने पास कितना पैसा रख रहा हूं ये किस पे डिपेंड करता है, मेरी इनकम कितनी है, यहां पे जिसको इनकम की जगह क्या बोल रहे हैं, उसमें से मैं क्या रख रहा हूं 25% अपने पास, किस पर्पस के लिए, ट्रांजैक्शन। तो बेटा ये मेरी क्या कहलाएगी, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। लाइन समझ आई, लिखो, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम लेवल, दैट इज इक्वेशन लिखो, दैट इज LR इक्वल्स टू KY, LR इक्वल्स टू KY। अब नीचे लिखो K का मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट, अर्निंग्स। तो लिखो K इक्वल्स टू प्रोपोर्शन और रेशो, प्रोपोर्शन और रेशो ऑफ अर्निंग्स, प्रोपोर्शन और रेशो ऑफ अर्निंग्स kept for transaction purpose, proportion और रेशो ऑफ अर्निंग्स kept for transaction purpose। y क्या हुआ, तो y इक्वल्स टू अर्निंग्स, y इक्वल्स टू अर्निंग्स। और LR क्या हुआ, ट्रांजैक्शन मनी। तो LR इक्वल्स टू डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मनी। दिस कंप्लीट्स योर थ्योरीज। ये थ्योरीज कंप्लीट हुई हैं बेटा, वापस सुन लो एक बार जल्दी से, शॉर्ट में रिकॉल करा रहा हूं। कितनी थ्योरी पढ़ी, पहली थ्योरी का नाम क्लासिकल अप्रोच और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, किसने बनाई, एरविन फिशर। कितने मोटिव थे, एक मोटिव, मोटिव का नाम ट्रांजैक्शन मोटिव। इस थ्योरी के अंदर इक्वेशन बता दो, MV प्लस M डैश V डैश इक्वल्स टू PT, कहानी खत्म। सेकेंड अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच को किसने बनाया, 4 इकोनॉमिस्ट, चारों का नाम एल्फ्रेड मार्शल, JM कीन्स, DH रॉबर्टसन, AC पिगौ। इस थ्योरी के अंदर कितने मोटिव थे, पहला, दूसरा प्रिकॉशनरी। अब एक मिनट वापस सुन लो, इसके बाद तीसरी थ्योरी, तीसरी थ्योरी कौन सी आई, कीनीजियन थ्योरी। कीनीजियन थ्योरी के अंदर कितने मोटिव हैं, पहला प्रिकॉशनरी, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेक्युलेटिव। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, स्पेक्युलेटिव मोटिव में इन्वेस्टमेंट करोगे कौन सी जगह पे, बॉन्ड्स में। किसने बोला, हमने बोला नहीं, कीन्स बोलता है। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा है, 2 फायदे, एक तो इंटरेस्ट मिलेगा और कैपिटल गेन हो सकता है। क्लियर है। अब एक मिनट हेडिंग डालो इसी यूनिट में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब वो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं ध्यान से सुन लेना, इस पे ना MCQ है, और ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाम से तुम्हारे मॉड्यूल में कुछ नहीं है, ये इन्होंने इसी थ्योरी में पॉइंट्स बता रखे हैं जो तुमने पढ़ी है कीन्स की थ्योरी। लेकिन मैं तुम्हारे को ये अलग से क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि कीन्स की थ्योरी जो तुमने पढ़ी है उसमें ये कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जिनको मैं लिखवा रहा हूं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला डालो मार्केट रेट, मार्केट रेट। सर मार्केट रेट का मतलब क्या होता है, बेटा एक बात मुझे बताओ, आप पैसा क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो। ठीक है, यहां मार्केट का मतलब जनरली इन्होंने बोला आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो। जनरली अगर ये देखा जाए हम पैसे को कहां पे डिपॉजिट करते हैं, बैंक में। ठीक है, तो ये एज्यूम कर लो यहां मार्केट का मतलब हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बेटा कहां पे, बैंक में। तो मार्केट रेट का मतलब आप जो पैसा डिपॉजिट करते हो उस डिपॉजिट पे आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को बोला गया मार्केट रेट। कहानी खत्म। मार्केट रेट का सिंपल सा मतलब पैसा क्या करते हो, डिपॉजिट, उस डिपॉजिट पे आपको क्या मिलता है, उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोला गया, मार्केट रेट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनना, दूसरा पॉइंट आता है बॉन्ड्स।
अभी समझाया तुम्हें मैंने बॉन्ड्स। मुझे बताओ बॉन्ड्स कौन इशू करता है? आपके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं यहां बात कर रहा हूं कंपनी। कंपनी को क्या रेस करने हैं? कंपनी को रेस करने हैं फंड्स। तो कंपनी क्या इशू करेगी? कहां को? पब्लिक को इशू करेगी, पब्लिक से पैसे को रेस करने के लिए। सुनना, बॉन्ड्स का भी क्या होता है? प्राइस होता है। जैसे किसके प्राइस होते हैं? शेयर्स के। सुन लो ध्यान से, बॉन्ड का भी क्या होता है? प्राइस। जस्ट लाइक शेयर्स, शेयर का भी प्राइस होता है। आज तुम शेयर खरीद रहे हो 100 रुपए का, कल 400 का हो सकता है। तो शेयर का भी क्या होता है? एक प्राइस जो ऊपर नीचे होता रहता है। सेम बॉन्ड्स का भी क्या होता है? प्राइस, जस्ट लाइक। और दूसरी बात, मैंने शेयर खरीदा, क्या मैं बेच सकता हूं? आप खरीद सकते हो। इसका मतलब शेयर्स ट्रेडेबल होते हैं ना। वैसे बॉन्ड्स भी क्या होते हैं? वैसे बॉन्ड्स क्या होते हैं? ट्रेडेबल। ये लाइन बोली तुम्हारे मॉड्यूल ने। पहला पॉइंट, बॉन्ड्स का भी क्या होता है? जस्ट लाइक। एंड बॉन्ड्स आर ऑल्सो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडेबल? कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। शेयर्स को मैं खरीद सकता हूं, बेच सकता हूं। आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। वैसी बॉन्ड्स को भी हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और बॉन्ड्स का भी क्या होता है? प्राइस। अभी मैंने तुम्हें बताया, बॉन्ड्स खरीदे 35 रुपए का और बेचते टाइम क्या हो गया? 45। तो बॉन्ड का भी क्या है बेटा? प्राइस। अब मैं कह रहा हूं बॉन्ड खरीदा 35 का, 35 का ही बिकेगा, तो बॉन्ड का क्या नहीं होगा? लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने बॉन्ड खरीदा 35 का, बेचते टाइम उसका प्राइस क्या हो सकता है? 45 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? 25। तो बेटा बॉन्ड्स के भी प्राइस होते हैं जस्ट लाइक शेयर्स। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या निकल के आया? मार्केट रेट। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया? बॉन्ड्स। लिखो जरा दोनों। ये क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि इस पे एमसीक्यू है, अभी कराना है मुझे वो। हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो बेटा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डैश जाके लिखो इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड इन मार्केट। इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड इन मार्केट ऑन कैश डिपॉजिट। इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड इन मार्केट ऑन कैश डिपॉजिट। जनरली ये देखा गया है बेटा, हम कैश को डिपॉजिट कहां करते हैं? तो बैंक हमें उस डिपॉजिट पे क्या देता है? इंटरेस्ट। उसको क्या बोलते हैं? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट या मार्केट रेट। ठीक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन तुम्हारे मॉड्यूल में गिवन है। सेकंड लिखो बॉन्ड्स। एक ही लाइन लिखी है बॉन्ड्स में तुम्हारे मॉड्यूल ने। लिखो बॉन्ड्स हैज मार्केट प्राइस। बॉन्ड्स हैज मार्केट प्राइस जस्ट लाइक शेयर्स। फुल स्टॉप। बॉन्ड्स आर ट्रेडेबल। बॉन्ड्स आर ट्रेडेबल। अब आ रहे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट पे जिस पे एमसीक्यू है। हेडिंग डालो थर्ड इसी के अंदर, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसमें तुम्हें एक पॉइंट एक्चुअल में रटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे अगर समझाने लग गया तो 3 लेक्चर लग जाएंगे। तुम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, इंटरमीडिएट लेवल पे, तब तुम्हारे को वो पॉइंट समझाया जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है उसके अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए पहले ये समझो। यहां पे दो चीजों के बीच में डिफरेंस समझा रहा है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट रेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल रेट? सुनो, मैंने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने पे मुझे मिला 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सुन लो ध्यान से, मैंने डिपॉजिट किया तो डिपॉजिट करने में मुझे एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला?
10%। ये जो 10% एक्चुअल मुझे इंटरेस्ट मिलता है इसको क्या बोलते हैं? करंट। होना कितना चाहिए? क्या बोल रहा हूं? 10% तो मुझे मिल रहा है, होना कितना चाहिए? मैं कह रहा हूं होना चाहिए 11%। 11% क्या कहलाएगा? जो मुझे मिल रहा है वो क्या है? होना कितना चाहिए? 11। 11 को क्या बोलूंगा? क्या क्रिटिकल 6 भी हो सकता है? हो सकता है। एक मिनट, मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, डिपॉजिट करने में मुझे एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 10% एक्चुअल मिल रहा है, इसको क्या बोलूंगा? करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और होना कितना चाहिए? 6%। 6% होना चाहिए, उसको क्या बोलूंगा? या 11% होना चाहिए, क्या बोलूंगा? समझ आ रहा डिफरेंस? करंट किसको बोलेंगे? जो हमें मिल रहा है, और जो होना चाहिए वो क्या कहलाएगा? क्रिटिकल। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? तुमसे मैं क्या बोल रहा हूं, तुम डिपॉजिट करते हो पैसा, 12% तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ये क्या कौन सा रेट है? करंट। और मैं बोल रहा हूं आरबीआई के हिसाब से 12 नहीं होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 10 होना चाहिए, ये क्या है? क्रिटिकल। क्या क्रिटिकल हमारे करंट से ज्यादा हो सकता है? क्या क्रिटिकल हमारे करंट से कम हो सकता है? हां या ना? अगला पॉइंट इसी पे है, पहले इतना लिखो। अगला पॉइंट इसी पे है। अगर करंट और क्रिटिकल इन दोनों में डिफरेंस समझाया गया है, पहले डिफरेंस लिखो, फिर यह बताया गया कि करंट ज्यादा है क्रिटिकल से या करंट कम है क्रिटिकल से, तो क्या होगा। बस ये लास्ट पॉइंट है, खत्म है। हेडिंग डाल रखा है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें लिखो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस एक्चुअल इंटरेस्ट। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस एक्चुअल इंटरेस्ट। अंडरलाइन करो एक्चुअल वर्ड को। whereas critical rate of interest means, whereas critical rate of interest means normal। नॉर्मल मतलब ब्रैकेट में लिख लो कितना होना चाहिए। हिंदी नहीं लिखनी आती तुम्हें, इंग्लिश में लिख लो कितना होना चाहिए। हिंदी नहीं लिखनी आती, मुझे भी नहीं आती, आती है तो लिख लो, नहीं आती तो अंग्रेजी को हिंदी में लिख लो। एक्चुअल मतलब कितना मिल रहा है, कितना होना चाहिए को क्रिटिकल। अब हिंदी में लिख सकते हो, कितना कैसे लिखते हैं बेटा? ये क्या है ये? अरे हाँ ठीक है, चलो काम खत्म। ये लिखो तुम। हाँ तो अच्छी बात है, मैंने कौन सा मना किया? मैं यूपी का ही तो हूँ, उत्तर प्रदेश। ये कौन सा बोर्ड आया? मैं तो नाम ही नहीं सुना। ऐसा कोई होता है? होगा, मुझे नहीं पता। मैं तो नन्ही दुनिया स्कूल का पढ़ा हूं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, मैं एक स्कूल का पास आउट हूं, वो कौन से बोर्ड से एफिलेटेड था मुझे ये भी नहीं पता। जो मवाना का है वो ज्यादा अच्छे से पहचानता होगा। आयुष है ना ऐसा स्कूल? पूछ के आइए, वहां पे गोल्ड मेडलिस्ट नाम का था एक बंदा प्री स्कूल में, मुझे नहीं पता। लिखो अच्छा फिलहाल करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा बस खत्म कर लो ये टॉपिक। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस एक्चुअल, वेयरएज क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस नॉर्मल। नॉर्मल के ब्रैकेट में लिख लो कितना होना चाहिए। अब दो वर्ड को अंडरलाइन कर लो, एक्चुअल और नॉर्मल। अब लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, कहानी खत्म। बस एक चीज सुन लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये नोट डाल के लिख लो। समझा नहीं रहा, क्यों नहीं समझा रहा? क्योंकि 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे और तुम्हारे लेवल पे इस लेवल का है नहीं। सुन लो, अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट रेट, प्लीज सुन लो इस चीज को, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस, बस इतना सुन लो। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है इनवर्स।
प्लीज सुन लो, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं करंट इंटरेस्ट, या सिंपल वर्ड में मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात करता हूं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बॉन्ड के प्राइस क्या होंगे? कम। और अगर इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है तो बॉन्ड के प्राइस क्या होंगे? ज्यादा। ओनली फॉर दिस लेवल, तुम इस लाइन को कहीं पे भी लिख लो, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। मैं वापस बोल रहा हूं, इस लेवल के लिए लिख लो, क्योंकि इससे अगले लेवल पे तुम लोग इसको डिटेल में पढ़ोगे। तुम्हारे मॉड्यूल ने डिटेल नहीं दे रखा, लेकिन एमसीक्यू दे रखा है। लिख लो, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप between rate of interest and bond price. There is an inverse relationship between rate of interest and bond price. लिख लिया? अब दो चीज तुमसे पूछ रहा हूं, बस मुझे आंसर देना। पहला सिनेरियो यहां लिख रहा हूं, प्लीज। करंट रेट कौन सा बेटा? जो हमें मिल रहा है। क्रिटिकल रेट कौन सा? जो होना चाहिए। ध्यान से सुनो। और एक यहां पे नाम लिख रहा हूं, वेल्थ होल्डर। वेल्थ होल्डर मतलब वो पर्सन जिसके पास बहुत पैसा है जुड़ा हुआ। वेल्थ का मतलब क्या होता है? मेरी जमा पूंजी। बस इतना सुन लो, वेल्थ होल्डर का मतलब वो पर्सन जिसके पास बहुत पैसा है, लाइक बिल गेट्स, ठीक है, लाइक एलन मस्क। कौन है एलन मस्क? न्यूज़पेपर पढ़ते हो? बिल गेट, एक मिनट, सही बोल रहे हैं, एक मिनट। बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट सुनी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। लैरी पेज कौन है? तुम हिंदुस्तानियों के नाम, अच्छा चलो एक मिनट, अंबानी जी कौन है? उनको क्या बोल रहा हूं? इतना तो याद है, ठीक है, बस इतनी बात कर लो, अंबानी जी को ले लो। चलो अब मैं वापस सुन लो, वेल्थ होल्डर मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा क्या है? करंट इनकम नहीं। वेल्थ का मतलब होता है मेरी जमा पूंजी। अब सुन लो जरा ध्यान से, स्टेटमेंट पढ़ना जरा, प्लीज सुन लो। करंट रेट मतलब एक्चुअल मिल रहा है कितना? 10%। क्रिटिकल मतलब होना कितना चाहिए? एक्चुअल ज्यादा है किससे? इसका मतलब कितना होना चाहिए ये लिख सकता हूं, तभी तो ये आएगा इक्वेशन। आप सुनना जरा, करंट रेट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल रेट, तो वेल्थ होल्डर को दिखेगा ना कि फ्यूचर में जो इंटरेस्ट है, प्लीज सुन लो, यश सामने देख ले, फ्यूचर में जो इंटरेस्ट है वेल्थ होल्डर को दिख रहा है, ये इंटरेस्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इंटरेस्ट कम हो रहा है, हां या ना? तो क्या ये वेल्थ होल्डर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, हां या ना? बेटा मैंने तुम्हें अभी बताया, एक मिनट, इंटरेस्ट क्या है? कम। बॉन्ड का प्राइस क्या है? ज्यादा। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, करंट रेट कितना है? 10%। क्रिटिकल कितना है? इसका मतलब वेल्थ होल्डर को क्या दिख रहा है? फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? कम। तो ये वेल्थ होल्डर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, हां या ना? करेगा। कहानी खत्म। पहला पॉइंट क्लियर। अगर इसका रिवर्स कर दूं, सुन लो, रिवर्स में मैं क्या लिख रहा हूं, करंट रेट इज लेस देन क्रिटिकल रेट। सर करंट रेट इज लेस देन क्रिटिकल रेट मतलब करंट मुझे मिल रहा है 6% और ये होना कितना चाहिए? 10%। इसका मतलब फ्यूचर में इंटरेस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फ्यूचर में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब वेल्थ होल्डर को दिख रहा है फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है?
बढ़ रहा है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा? आंसर इज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। समझ आ गया? मैं तुम्हें वापस बोल रहा हूं, प्लीज सुन लो, प्लीज सुन लो। बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? बॉन्ड का प्राइस कम हो रहा है, इंटरेस्ट क्या हो रहा है? पहली लाइन पढ़ो, करंट रेट इज ग्रेटर देन, करंट रेट कितना मिल रहा है? 10%। होना कितना चाहिए? होना चाहिए 6। वेल्थ होल्डर को दिखेगा इंटरेस्ट क्या होगा फ्यूचर में, कम या बढ़ेगा? तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा? हां। रिवर्स पढ़ना, करंट रेट इज लेस देन क्रिटिकल रेट। करंट कितना है? क्रिटिकल कितना है? इसका मतलब वेल्थ होल्डर को दिखेगा फ्यूचर में इंटरेस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेगा। दोनों लाइन समझ आ गई? पक्का? अब ये 2 पॉइंट अंग्रेजी में लिखे, लिखो। 2 पॉइंट इंग्लिश में लिखो, प्लीज लिख लो। एमसीक्यू है, कहानी खत्म हो जाएगी। लिखो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, TWO, 2 इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अति इंपॉर्टेंट बिंदुज। अरे जो भी है, इतनी अंग्रेजी मुझे नहीं आती। हाँ, अति आवश्यक बिंदु लिखो। पहला, फर्स्ट बिंदु, अरे लिख लो प्लीज, खत्म करो टॉपिक। इफ current rate of interest is greater than critical rate of interest, if current rate of interest is greater than critical rate of interest, then wealth holder expect interest rate falls in future. Interest rate falls in future. Full stop. When, continuation में, when interest rate falls, बॉन्ड प्राइस क्या होंगे? बढ़ेंगे, घटेंगे? When interest rate falls, bond prices rises. Bond prices rises. क्यों राइज हो रहे हैं? क्योंकि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। पहला पॉइंट क्लियर है? सेकंड लिखो। सेकंड इसका अपोजिट है। सेकंड लिखो, if current rate of interest is lower, than critical rate of interest, then wealth holder expect rate of interest rise in future. Then wealth holder expect rate of interest rise in future. Full stop. When rate of interest rises, bond price falls. समझ आ गए दोनों पॉइंट? पक्का? बोलो। ये कुछ लिखना है या नहीं? अगर 1 मिनट इंग्लिश में लिखा है, उसको समझने का बिल्कुल सही तरीका ये समझाया मैंने। करंट कितना मिल रहा है? होना कितना चाहिए? इसका मतलब फ्यूचर में इंटरेस्ट बढ़ेगा, घटेगा? घटेगा। तो बॉन्ड प्राइस क्या होंगे?
बढ़ेंगे, तो वेल्थ होल्डर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। यहां तक क्लियर? रिवर्स में इसका क्या हो रहा है? अपोजिट। क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि किसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है? रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज बॉन्ड प्राइस। यहां तक क्लियर है? एक मिनट सुन लो, 40 मिनट का एक पॉइंट और है, दैट इज 40 से 45 मिनट और लगने हैं इसी चैप्टर में, और उस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक और बचा है, पोस्ट कीनीजियन थ्योरी। एक मिनट, कितनी थ्योरी पढ़ी तुमने? पहली क्रिटिकल क्लासिकल, दूसरी कैम्ब्रिज, तीसरी कीनीजियन, अब पोस्ट कीनीजियन है। एक लेक्चर और है, ये चैप्टर खत्म है। तो बेटा वो जो पोस्ट कीनीजियन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।